थॉमस एक्विनास के पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ विचार पढ़े थे कि इसने राज्य के बारे में, राज्य के कार्यों के बारे में, या नॉलेज के बारे में, या ह्यूमन बींग्स के एम्स के बारे में, उद्देश्यों के बारे में इसके क्या विचार रहे हैं। अब हम इसके दूसरे भाग में इसके कुछ और पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले हम इसके सोनिटीज़ के बारे में विचार पढ़ेंगे। हालांकि सोनिटी को सिस्टमेटिक ढंग से जीन बोडा, थॉमस हॉब्स ने और फिर जॉन ऑस्टिन ने ज़्यादा एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से, सिस्टमेटिक ढंग से। लेकिन सोनिटी से संबंधित कुछ आइडिया जो हैं वो एक्विनास के विचारों में देखने को मिलते हैं। हालांकि ये बिल्कुल इनडायरेक्ट आइडियाज़ हैं, डायरेक्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट उसने सोनिटी के बारे में नहीं कहा, लेकिन हमने उसके विचार जो उसने दिए हैं, जो पॉलिटिकल आइडियाज़, तो उससे हमने कुछ निष्कर्ष निकाल लिया कि सोनिटी के बारे में उसके ये विचार थे। थियोलॉजिकली वो कहता है कि ये भगवान से डिराइव की गई प्रभु सत्ता, जो सर्वोच्च प्रभु सत्ता मतलब होता है जो सर्वोच्च शक्ति जो किसी के अधीन ना हो, एक किस्म से एक सुप्रीम पावर। जो आजकल जो राज्य की जो डेफिनेशन करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें उसमें मानते हैं कि फिक्स्ड टेरिटरी और पॉपुलेशन और गवर्नमेंट और सोनिटी। अगर सोनिटी नहीं होगी तो हम उसको राज्य की श्रेणी में नहीं रखते किसी भी देश को, अगर उसके पास सोनिटी नहीं है। तो ये कहा कि थियोलॉजिकली जो है ये भगवान से ली गई। पॉलिटिकल व्यू जो कहता है सोनिटी का, वो कहता है डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, यानी कि जनता से प्रभु सत्ता प्राप्त की जाती है। तीसरी बात कहता है सोनिटी इज इनडिविजिबल, जैसा कि बाद में जॉन ऑस्टिन ने जो अपना प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया उसमें भी उसने इसी बात पर जोर दिया, और हॉब्स ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि प्रभु सत्ता इनडिविजिबल है, यानी कि इसका विभाजन नहीं हो सकता। आज के समय में मानते हैं कि प्रभु सत्ता केवल राज्य के पास होती है, राज्य इसे किसी और इंस्टीट्यूशन को और संस्था को न तो उसके साथ बांट सकता है, न उसको डिलीवर कर सकता है। तो एक इंडिविजिबल है। इट इज़ द सोर्स ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ का मतलब जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं और जिनका संरक्षण राज्य द्वारा दिया जाता है, जिसको पॉजिटिव लॉ की श्रेणी में रखते हैं। जो आजकल के विचारक जो है वो नेचुरल लॉ को पॉजिटिव लॉ से अलग करते हैं। नेचुरल लॉ, पॉजिटिव लॉ, यानी कि ऑस्टिन कहता है कि जो प्रभु सत्ता का आदेश ही कानून होता है, संप्रभु का आदेश ही कानून होता है, क्योंकि उसके पीछे एक बाध्यकारी शक्ति होती है। तो उसने कहा कि सोनिटी पॉजिटिव लॉ का सोर्स है। और ये कहा कि कहाँ है सोनिटी, ये मोनार्की में। हमने देखा था कि कौन सी सरकार को उसने बेस्ट माना था, तो उसने मोनार्की को ही जस्टिफाई किया था, सपोर्ट किया था, और कहा था कि मोनार्की ही सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर वो सत्ता फिर जो मोनार्की को मान लिया वही राज्य है, वही सरकार है, वहीं से पूछे तो फिर प्रभु सत्ता भी मोनार्क के पास ही होगी। अब इसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट एक है वो है कानून के बारे में, लॉ के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। An ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has the care of community। सबसे पहले तो 2 बातें इसमें पहले आ गई इसकी डेफिनेशन में। एक तो रीजन, विवेक का ऑर्डिनेंस, यानी कि विवेक के आधार पर, यानी कि जो नियम होते हैं वो बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं, कानून जो होते हैं। और ये नहीं कि कोई ऐसी रीति रिवाज, कोई ऐसी प्रथा हो गई जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल अंधभक्ति है, अंधविश्वास के पर आधारित है, उस तरह से नहीं, यानी कि रीजन पर आधारित होगा लो। दूसरा महत्वपूर्ण तक कॉमन गुड, यानी कि वो जनता के हित में बनाया जाएगा। ये नहीं कि कोई ऐसा कानून बना दिया जो जनता का शोषण करता हो। जो
अरिस्टोटल की या ग्रीक फिलोसफर की जो बात थी वो ये थी, वो कानून का इसी तरह से कहते थे कि कानून जो रीजन पर बेस्ड होगा और कॉमन गुड के लिए होगा। दूसरी बात उसने जोड़ दी, हु हैज़ द केयर ऑफ कम्युनिटी, यानी किसको बनाएगा कौन। ये आज की कानून की परिभाषा से भी मेल खाता है। जैसे ऑस्टिन हॉब्स वगैरह ने जो कहा था कि कानून बनाएगा कौन, यानी कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है, सिर्फ संप्रभु के पास, यानी कि प्रभु सत्ता जिसके पास होती है वही कानून बनाने की, लॉ बनाने की शक्ति रखता है। संप्रभु का आदेश ही कानून है, ये माना जाता है। जैसे आज के संदर्भ में तो उसने दोनों बातें जोड़ दी, एक तो कानून बनाएगा, लॉ बनाएगा संप्रभु, यानी कि जो जिसके पास ये शक्ति है, कम्युनिटी को केयर करने की जिम्मेवारी इसको दी गई है। और कम्युनिटी का केयर करने की जिम्मेवारी किसको दी गई है, राज्य को दी गई है। और दूसरी बात ये नहीं है कि उसको शक्ति दे दी तो कैसे भी कानून बनाए, वो कानून जो है वो बुद्धि विवेक पर आधारित होने चाहिए और जनता के हित में होने चाहिए। ही कंसीव स्टेट इन टर्म्स ऑफ लॉ, वो लॉ को स्टेट के रूप में ही देखता है। यहाँ जब वो लॉ का क्लासिफिकेशन करता है तो एक स्टेट के रूप में उसको देखता है। कंसीव स्टेट वो कानून की नज़र में ही राज्य को समझने का प्रयास करता है। ही टुक ए कॉस्मिक व्यू ऑफ लॉ, कॉस्मिक यानी कि पूरा ब्रह्मांड को देखता है कि पूरा ब्रह्मांड नियमों के अनुसार चलता है। भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, सब हम देखते हैं कि सब ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं या और कोई पिंड है, खगोलीय पिंड, वो सब अपने नियमों के अनुसार घूमते, सब नियमों से चलते हैं। इट कवर आर द एनिमेट और इनएनिमेट थिंग ऑफ द यूनिवर्स, एक्विनाश हर चीज़ में लॉ देखता, नियम देखता है। जो वनस्पति हैं, जो जीव जंतु हैं, मनुष्य है या ब्रह्मांड है, सभी में कोई न कोई लॉ लागू होता है। किसी न किसी लॉ के अनुसार सारा ब्रह्मांड, उसके सारे जीव निर्जीव सभी उस ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार ही काम करते हैं। अब उसने क्लासिफिकेशन जो किया वो चार तरह से किया। एक तो इटर्नल लॉ, इटर्नल लॉ को वो एक शाश्वत कानून बोलता है, शाश्वत कानून जिसको आम आदमी समझ ही नहीं सकता, जो सिर्फ भगवान समझ सकता है। दूसरा उसने नेचुरल लॉ, जो प्रकृति के नियम हैं, जो प्रकृति ने बनाए हैं। तीसरा वो कहता है डिवाइन लॉ, जो दैविक नियम है, जिसको हम पढ़ेंगे, दैविक लॉ। और ह्यूमन लॉ, जो मानवीय कानून है, जिसको हम आज पॉजिटिव लॉ के रूप में देखते हैं, जो मनुष्य के व्यवहारों को रेगुलेट करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं। तो ये चार तरह के लॉ की बात जो है वो करता है थॉमस एक्विनास। तो सबसे पहले हम देखते हैं इटर्नल लॉ को, यानी कि इसको बोलते हैं शाश्वत कानून। इट इमानेट्स फ्रॉम द डिवाइन रीजन, ये सिर्फ डिवाइन रीजन या दैवीय जो बुद्धि है उसी से हम इसको देख सकते हैं, उसी से निकला है, जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता है। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसके नियम के अनुसार चलता है। और ये सिर्फ प्रभु यानी कि भगवान इसको समझ सकता है। इस लॉ को आम आदमी की लिमिटेड सेंस होते, थोड़ा सा आभास होता है उसको, लिमिटेड सेंस ऑफ रीजन कैन नॉट कंप्रीहेंड इट फुल, यानी कि इस शाश्वत कानून को आदमी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। जैसे ब्रह्मांड को कैसे चलाया जा रहा है, कैसे पूरा विश्व काम कर रहा है, इसका कोई न कोई नियम के तहत ये लॉ के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन उस लॉ को आम आदमी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता। इसको सिर्फ ईश्वर ही समझ सकता है, जो इसने पहला कहा इटर्नल लॉ। दूसरा उसने कहा है नेचुरल लॉ, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन रीजन इन ह्यूमन बींग्स। जो डिवाइन रीजन है, जो प्रभु का जो ज्ञान है, जो उसकी बुद्धि है, उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आदमी के स्वभाव में आता है। आदमी को कुछ थोड़ा थोड़ा आभास होता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, और इस तरह से जो वो काम करता है मनुष्य अपने व्यवहार में, जो नेक काम करता है, एक किस्म से उसका थोड़ा बहुत आभास है शाश्वत कानून का, और उसी के अनुसार जो उसका रिफ्लेक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर में थोड़ा बहुत,
उसको एक्विनास नेचुरल लॉ कहता है। इट हेल्प्स द मैन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड एंड द इवल, यानी कि अच्छाई और बुराई में जो आदमी फर्क करना सीखता है, जो आदमी को यह आभास होता है, आदमी की बुद्धि से मानता है भी ये चीज़ गलत है, ये अच्छी है, किसी को दुख देना, किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना, मानसिक चोट पहुंचाना जिसे बुरा माना जाता है, या दूसरे आदमियों की मदद करना, जनता के हित में काम करना, ये ईमानदारी, ये अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, अच्छे गुण माने जाते हैं। तो इस तरह का जो भेद है वो आदमी जो करता है वो नेचुरल लॉ के अनुसार करता है, प्राकृतिक नियमों के अनुसार, जो कि डिवाइन रीजन से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर व्यक्तियों में आता है। तो इसको नेचुरल लॉ कहा है, प्राकृतिक कानून। अब तीसरा जो इसके बाद कहता है वो है डिवाइन लॉ। इट कंसिस्ट ऑफ कमांड्स ऑफ गॉड कम्युनिकेटेड टू मैन। ये कहता है कि जो भगवान ने आदेश दिए हैं व्यक्ति को, वो डिवाइन लॉ है। इसमें जैसे यहूदी कहते हैं कि उनको भगवान ने जो आदेश दिए थे, ईसा मसीह कहते हैं कि ईसा को उपदेश दे के गया था प्रभु ईसा को, और मुस्लिम कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पैगंबर को जो भगवान ने आदेश दिए, और हमारे हिंदू धर्म में मानते कि वेदों में जो आदेश दिए गए हैं, वेदों की रचनाएं जो हैं वो शाश्वत हैं, कोई एक व्यक्ति की रचना करने वाला नहीं है कि। तो इस तरह के जो हमारे धार्मिक नियम हैं, जो हमारे धर्म में आए हैं, वो प्रभु ने व्यक्ति को कम्युनिकेट किए हैं, और उन आदेशों को या उन कानूनों को जो मनुष्य के लिए भगवान ने बनाए हैं, उनको डिवाइन लॉ की श्रेणी में एक्विनास रखता है कि इस तरह के जो कानून हैं, नॉट द आउटकम ऑफ नेचुरल रीजन बट ए गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कि ये जो कानून बने हैं ये आदमी की अपनी बुद्धि से उसने विकसित नहीं किए। जैसे नेचुरल लॉ तो हमने देखा था कि बौद्धिक के उसका रिफ्लेक्शन है, उसने देखता कि अच्छे बुरे की समझ कुछ होती है, लेकिन ये जो लॉ है ये व्यक्ति ने अपने विवेक से नहीं बनाए, ये भगवान ने आदेश दिया, भगवान ने बताए। मानना है मतलब सहमत हो सकते हैं आदमी, आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन उसके विचार ये थे, एक्विनास का ये कहना था कि जो डिवाइन लॉ है वो कानून है जो कि भगवान ने किसी न किसी माध्यम से व्यक्तियों के पास पहुंचाई, यानी कि व्यक्तियों को कम्युनिकेट किए। तो उन कानूनों को ये रखता है डिवाइन लॉ की श्रेणी में। अब इसके बाद जो है वो है ह्यूमन लॉ, यानी कि मनुष्य के जो आजकल जिसको मानवीय कानून जिसको बोलते हैं, मैन मेड लॉ है विच इज क्वाइट एकिन टू द नेचुरल लॉ, इट इज परमलगेटेड बाय मोनार्क, यानी कि ये बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा, मैन मेड, व्यक्तियों के व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन ये नेचुरल लॉ से भिन्न नहीं हो सकते। नेचुरल लॉ में जो नियम हैं ये उनके कंप्लीमेंट्री होंगे, उनके विरोधी नहीं होंगे। अगर ये उनके विरोधी होंगे तो उसको फिर ह्यूमन लॉ की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, यानी कि उनके नेचुरल लॉ के किन होने मतलब ये कि सामंजस्य बैठाएंगे, जनहित की जो बात है, अच्छे बुरे की जो बात है, उन्हीं नियमों के अनुसार ह्यूमन लॉ बनाए जाएंगे। जैसे कि आज भी जब कानून बनाए जाते हैं तो धार्मिक मान्यताओं को देखा जाता है, धर्म को देखा जाता है, लोगों की भावनाओं को देखा जाता है, उसका कानून बनाने पर उनके अनुसार उनको सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाती है। हालांकि कुछ बुराइयां उनको उठाया भी जाता है, लेकिन यहाँ भी एक्विनास कहता है कि ह्यूमन लॉ जो है वो उनसे उनके अनुसार ही बनाए जाएंगे, नेचुरल लॉ के अनुसार ही। और इनको कौन लागू करेगा या कौन बनाएगा? परमनेंट, इम्प्लीमेंट भी और इनेक्ट भी, ये सारे काम करने की पावर उसने दी है मोनार्क को। जो मोनार्की सिस्टम में जो शासक होगा उस वही इन नियमों को बना सकता है या लागू कर सकता है। आज के नियम में हम कानून सिर्फ जो ह्यूमन लॉ जिस तरह की बात की है, इन्हीं को हम कानूनों की श्रेणी में रखते हैं और दूसरे को हम कानूनों की श्रेणी में नहीं रखते आज की डेफिनेशन के अनुसार। तो ये लॉ के बारे में
विचार थे। अब बात आती है कि चर्च और स्टेट के बारे में विचार है। स्टेट इज सबऑर्डिनेट टू चर्च। उस टाइम के मध्यकालीन विचारकों का सबका ही विचार था कि जो है राज्य जो है वो चर्च के अधीन है। उसने हालांकि ये कहा था कि लौकिक और अलौकिक मामले हैं। लौकिक मामलों में राज्य को अधिकार दिए जाने चाहिए और जो पारलौकिक या धार्मिक मामले हैं उसमें चर्च को अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन राज्य हमेशा चर्च के अधीन रहेगा। अधीन का मतलब वो उसके आदेशों की अवहेलना नहीं करेगा। हालांकि वो ये भी कहता है कि चर्च को लौकिक मामलों में इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि इनके दोनों के विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो फिर चर्च ही सुप्रीम मानी जाएगी। जैसे ये कहता है कि पोप शुड नॉट इंटरफेयर इन ऑल टेम्पोरल मैटर बट ओनली विच इन्वॉल्व सिन, यानी कि उसको सारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसको राजकाज के काम करने देना चाहिए मोनार्क को, लेकिन जहाँ पाप पुण्य की बात आती है या राजा पाप करने लगता है, अत्याचार करने लगता है, तो वहाँ इंटरफेयर चर्च कर सकती है। द टास्क ऑफ मॉरल वेलबींग शुड बी असाइन टू चर्च एंड टेम्पोरल हैप्पीनेस टू स्टेट, यानी कि उसने ये कह दिया कि काम बांट दिए कि मॉरल वेलबींग यानी कि नैतिक विकास करना, नैतिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना, ये तो काम जिम्मेवारी है चर्च की, और उसकी जो टेम्पोरल हैप्पीनेस है, जो सांसारिक सुख हैं, संसार में रहते हुए आदमी जो जो सुख की कामना करता है, उन सुखों की उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी है, उनके अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने की जिम्मेवारी जो है स्टेट को है। यानी कि वो दोनों को बांटता है काम, लौकिक और धार्मिक जो अलग अलग काम हैं, और उसमें लेकिन चर्च को सुप्रीम करता है, यानी कि चर्च को राज्य से ऊपर मानता है। ये विचार थे। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा, ये हमने विचार जानने के बाद कंट्रीब्यूशन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ही ट्राई टू रिकनसाइल रीजन एंड फेथ, उसने इनको विरोधी नहीं माना। जैसे आज हम विवेक और श्रद्धा को एक दूसरे विरोधी मानते हैं कि विवेक जहाँ पर होगा वहाँ श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा या भक्ति जहाँ पर होगी वहाँ विवेक खत्म हो जाएगा, लेकिन वो इनको रिकनसाइल करता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए उसने क्रिश्चियनिटी को एरिस्टोटल के बौद्धिक चिंतन में सामंजस्य बैठा है अपने विचारों में। स्टेट इज मॉरल इंस्टीट्यूशन नॉट द रिजल्ट ऑफ सिंस ऑफ मैन, उसने इस बात को कहा, मध्यकालीन के इस विचार का उसने खंडन किया कि राज्य जो है वो मनुष्य के पाप का परिणाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि उसने राज्य को एक मॉरल इंस्टीट्यूशन माना है, इनको उसको एक सम्मानजनक स्थान दिया है। रिकनसाइल स्टेट एंड चर्च अथॉरिटी, स्टेट की अथॉरिटी और चर्च की अथॉरिटी में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। एंड अलाउड चर्च इंटरफेरेंस इन स्टेट अफेयर्स ओनली विद सॉलिड रीजन, और चर्च का इंटरफेयर स्टेट में कामों में सिर्फ कुछ ठोस कारण हो तभी उसका होना चाहिए, नहीं तो उसका इंटरफेयर नहीं होना। यानी चर्च को लिमिट कर दिया है, इतना नहीं कि चर्च हर कामों में इंटरफेयर करे। एक उसने डेवलप द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड वेलफेयर स्टेट। हमने देखा कि राज्य को कितने काम होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब वो ये कहता है कि राज्य जो है, राजा जो है, मोनार्क जो है, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जनता के प्रति। अगर जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा का उसको नियमों के कानूनों के अनुसार ही शासन करना चाहिए। ये दो बातें आ गई तो इसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, यानी कि उसको एब्सोल्यूट पावर नहीं देता। दूसरा, उसने राज्य को बहुत सारे काम सौंप दिए कि लोगों के अभाव कुछ होगा, उस अभाव को मुक्त करने का काम है, कहीं इनकरेक्ट होगा उसको ठीक करने की जिम्मेवारी है, या लोगों के जीवन को शुभ बनाना या उसका डेवलपमेंट करने की जिम्मेवारी राज्य की है। तो एक किस्म से वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है, जो कि बाद में फिर 20वीं शताब्दी में आकर बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट बन चुका है। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को बढ़ावा देता है, यानी कि मोनार्क को ये नहीं कहता मोनार्क अपनी मर्जी से शासन करे, बल्कि ये कहता है कि मोनार्क को कानूनों के अनुसार, जो कानूनों की उसने बात की है, 4 तरह के कानून, कानूनों के अनुसार उसको शासन करना चाहिए और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, और जनता को भी अधिकार देता है कि यदि वो टायरनी में बदल जाता है मोनार्क यदि टायरनी में चेंज हो जाती है तो उसको विद्रोह करके उसको हटा देना चाहिए। ही
प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़ाई है, जो प्राकृतिक कानूनों की बात करता है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थॉट में थॉमस एक्विनास के। तो इसके साथ ही हमारा ये एक्विनास के बारे में हमारे विचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।